क्या थी कि हम रशिया में वर्कर रेवोल्यूशन नहीं करेंगे, सर्वहारा और किसानों का, पेजेंट्स लोगों का समावेश करके क्रांति का स्वरूप, यानी उसके अंडरस्टैंडिंग में खबीर क्लास नहीं था मगर एक पीपल था, जो पीपल वहां के दो वर्ग का समावेश से बना हुआ पीपल्स फ्रेमवर्क था, पीपल्स का रेवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट। मैं इसलिए इंपॉर्टेंट पे आ रहा हूं कि बाद में यह कहा गया कि लेनिन इस पद से हटकर ट्रॉट्स्की के में आ गए, क्योंकि अक्टूबर रेवोल्यूशन मजदूरों का रेवोल्यूशन, वर्कर्स रेवोल्यूशन था। मैं इस बात पे ये कहना चाहता हूं कि ये बात सच नहीं है। लेनिन ने कभी नहीं कहा, लेनिन एक्चुअली अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद भी कॉटेस्की के साथ विवाद में कहता है कि हमने जो विश्लेषण किया था वो विश्लेषण सही था और हमने जिस तरीके से प्रेडिक्शन किया था वो प्रेडिक्शन ही हुआ। मैं इस बात पे आ रहा हूं क्योंकि इसमें सोच में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनवादी क्रांति का आम तौर पे पूंजीवादी व्यवस्था से जुड़ाव है। यानी हम ये मानते हैं कि सामंतवादी के खिलाफ बुर्जुआजी लड़कर एक जनवादी आंदोलन, जनवादी क्रांति का दिशा और स्वरूप लाती है, मगर इसको एक ही तरीके से ला सकता है, इसका एक ही रूप हो सकता है और इसको केवल बुर्जुआजी ला सकती है। ये सोच मेंशेविक की थी और ये सोच के से बहुत ज्यादा दूर ट्रॉट्स्की नहीं था, मगर इससे बहुत दूर लेनिन था। लेनिन की सोच क्या थी? लेनिन की सोच ये थी, और बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आज के कॉन्टेक्स्ट में हमें समझना बहुत जरूरी है। लेनिन बिलीव्ड दैट देयर कुड बी different forms of democratic revolution, and different forms of democratic revolution का मतलब है कि कौन रेवोल्यूशन लाएगा, डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन में कौन लाएगा, कैसे, क्या होगा, ये तय करना पहले से असंभव है, मगर दिशा बहुत साफ होनी चाहिए। हम क्या चाहते हैं? बुर्जुआ जो रेवोल्यूशन लाएगा, चाहे बुर्जुआ के अंदर क्षमता हो या नहीं हो, मगर बुर्जुआ रेवोल्यूशन अपने आप में साम्राज्यवादी, जब पूंजीवाद साम्राज्यवाद बन जाता है, अगर पूंजीवाद रहता है तो जनवादी आंदोलन प्रगतिशील की दिशा में जा सकती है, पर जब पूंजीवाद दुनिया भर में साम्राज्यवाद के रूप में आ जाता है तो कोई भी जनवादी क्रांति प्रगतिशील अपने आप में नहीं होगा, पूरक नहीं होगा, अपूर्ण होगा। और इसीलिए जरूरी है कि हम उसको पूर्ण करने की दिशा में, उसको एक बहुत ही सफाई के आगे ले जाने की दिशा में हमें ऐसी ताकतों की शोध होनी चाहिए जो शायद उसको कर सकती है। इसलिए ही हैड टू कंसेप्शन, एक कंसेप्शन जो लोगों की थी कि बुर्जुआ जो रशिया की क्रांति में आगे अगुवाई लेगी, और दूसरी कि हम वहां के मजदूरों और वहां के किसानों को जोड़कर लेंगे। अब ये लोग कह सकते हैं, ट्रॉट्स्की बात कहते हैं, ट्रॉट्स्की भी कहता था कि उसको आना चाहिए, क्या नाम है, किसान भी आएगा उसमें। नहीं, केवल किसान आएगा नहीं, किसान उस आंदोलन का वो एक, जिसे कहते हैं ना कि रशियन समाज के अंदर ही उसको, इट इज एन एंडोजेनस, एन इंटरनल कैपेसिटी फॉर अ रेवोल्यूशन विद इन द रशियन सोसाइटी, इट इज नॉट एन एक्सटर्नल थिंग। ये जो सोच थी, ये सोच लेनिन ने बड़े सफाई से कही कि हमें किसानों की जो ताकत है, और किसानों का एक लंबा इतिहास, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, कि किसानों की अपनी जो आंदोलन का स्वरूप है, उस स्वरूप में इस चीज को आगे बढ़ाया जा सकता है। और ये एक तरीके से बड़ा इंपॉर्टेंट डायरेक्शन था। क्यों? कि इसका मतलब है कि दो वर्ग अपने आप में अपने ही ताकत से उस आंदोलन को कर रही है, यानी इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन क्लास। और ये दो क्लास जब एक तरीके से एक रेवोल्यूशनरी सिचुएशन में आके एक समावेश हो जाती है, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हमको डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट पेजेंट्री होना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि ये सोच उनकी पहले से ही थी, ये ट्रॉट्स्की के सोच से ट्रॉट्स्की इसके खिलाफ शुरू से था कि पेजेंट्री का अपना इंडिपेंडेंट रोल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता था? उनका एक सिंपल बड़ा मैकेनिकल सोच थी, बिकॉज द पेजेंट्री डिड नॉट हैव ए पार्टी। ये जो सोच थी, ये सोच अपने आप में बड़ा, इसलिए ये जो कंसेप्शन था ये उभर के आया। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये दो सोच तो थी, जनवादी क्रांति की दो सोच। जब मैं इस पर अभी इतिहास में नहीं जानता था कि फरवरी रेवोल्यूशन कैसे हुआ, तो फरवरी रेवोल्यूशन से दो नई चीज निकल के, दो चीज जो आमतौर पे संभावना नहीं थी वो हुई कि एक कि वो जो
डेमोक्रेटिक यानी जो जनवादी क्रांति थी, वो जनवादी क्रांति इस तरीके से निकली कि उसमें, जिसे इंग्लिश में कहा गया कि डुअल पावर, इसमें किसानों वर्करों ने अपनी अपनी ताकत आजमाने के लिए अपना अपना जगह में अपनी अपनी ताकत ले लिया, और दूसरी तरफ बुर्जुआजी, जो वहां का राज्य सत्ता था, जो वहां की नोबिलिटी थी, जार था, उसने अपने को बचाने के लिए और उसका पूरे पूंजीवाद को बचाने के लिए कहा गया कि हम बुर्जुआ रिप्रेजेंटेटिव कैडेट्स को, उसने कहा कि आप अभी सरकार बनाइए, यानी उन्होंने सरकार बनाई, प्रोविंशियल रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट, और इन्होंने वर्करों ने और किसानों ने बनाया, और मुद्दे पे आने वाला वहां का जो सिपाही था, सोल्जर्स थे, आर्म फोर्सेस था, उन्होंने अपना सोवियत, अपनी ताकत बनाने की कोशिश की। इस बीच में आए ये सोच जो थी, इस सोच के अंदर लेनिन ने ये बात को साफ कहा कि इतिहास में ये पहली बार आ रहा है कि जहां पे डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इंटरट्वाइन, दोनों मिलकर आई है, एक तरीके से दो ताकत का समावेश एक तरीके से हो रहा है, दो वर्गों का समावेश एक तरीके से हो रहा है। इसमें से ये बहुत लंबे समय तक स्थायी नहीं रह सकती है, इसमें से कोई ना कोई एक जीतेगा। हमारा कर्तव्य है कि हम किसानों को और मजदूरों के जो ताकत बनी, उस ताकत यानी पावर फ्रॉम द बिलो, उस चीज को ले जाने की कोशिश करेंगे। मैं इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो कंसेप्शन बना, इस कंसेप्शन से बड़ा साफ है कि क्या सोच थी उनकी। उनका ये था कि द पावर हैज टू गो इनटू द हैंड्स ऑफ द पीपल, और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर रूस की, अगर सपोज ये चीज अंतर साम्राज्यवाद के युद्ध के अंदर बीच में नहीं हुआ होता, तो जो इसमें सबसे बड़ी खूबी रही कि ये जब ताकत, क्यों ताकत बन गई, क्योंकि सोल्जर्स, यानी एक तरीके से जनवादी क्रांति के समय पर एक कमजोरी बहुत भयानक रूप से पूंजीवादी को सहना पड़ा कि पूंजीवादी के पास पॉलिटिकल पावर तो आया मगर आर्म्ड स्ट्रेंथ नहीं आई, क्योंकि सोल्जर्स जो थे, आर्मी जो थी, उसने बगावत कर ली, क्योंकि वो थक गया था। मैं उसके बारे में नहीं आ रहा हूं कि वो थक गया था 3 साल के लड़ने के बाद, भुखमरी के बाद। आपको उसके बारे में इतिहास में, ट्रेन नहीं थी, खाना नहीं था, लोगों के पास कारतूस नहीं थी लड़ने के लिए। ऐसे माहौल पे वो जो सोल्जर्स थे, जो जवान थे, जो लड़ने वाले थे, वो लोग सब थक गए थे, और वो थकने के बाद उनको ये लड़ाई से विमुक्ति चाहिए था, और एक ही लोग बोलने वाले थे कि हम विमुक्ति देने वाले हैं, और लेनिन ने कहा हमारी ये सोवियत विमुक्ति दिलाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए लेनिन बड़ा प्रैक्टिकल आदमी था। उसने इस चीज को ताकतवर खड़ा करने में ये किसी भी तरीके से कहा कि हम नहीं, अगर सोल्जर्स ने बगावत की है तो उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट के तरफ में के रुझान नहीं होने चाहिए, उसके रुझान हमारे तरफ से होने चाहिए। और जबकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि कितना हम लोग कभी कभी आज भी झगड़ा करते हैं, हमारा पार्टी का क्या लाइन है दूसरे का, ये बोल्शेविक माइनॉरिटी में थी। आपको मैं अंदाजा देता हूं कि इस पूरे 6 महीने में, फरवरी से लेकर अक्टूबर, कितना महीना होता है, 8 महीना, 8 महीने में बोल्शेविक की पार्टी का, जब फरवरी रेवोल्यूशन हुआ तो बोल्शेविक के अंदर कभी 20,000 के आसपास उसकी पार्टी मेंबरशिप थी। अक्टूबर तक उसकी मेंबरशिप, अक्टूबर में उसका जो कांग्रेस होता है, उस अक्टूबर में उसकी मेंबरशिप 10 गुना बढ़ गई। मैं इसके बारे में आने वाला हूं, पर कहने का मतलब है कि उस पूरे समाज के जहां जहां मजदूर थे और जहां जहां सैनिक थी, इसके बारे में मैं आने वाला हूं कि डिफरेंस क्या है। इन सभी जगह पे एक तरीके से रूस के जो बोल्शेविक्स थे, लेनिनिस्ट जो थे, वो लोगों ने इस चीज को खड़ा करने में कामयाब रहे, और वो ताकत उन्होंने वहां पे, जबकि मेजॉरिटी थी, फिर भी उन्होंने कहा कि हमारी ताकत इनके पास जानी चाहिए। यानी वो, इसके बारे में मैं और भी डिटेल में जा सकता हूं कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप उन्होंने इस पूरे ताकत को बुर्जुआजी से हटकर एक तरीके से सोल्जर्स और प्रेजेंट्स और किसान, सैनिक और वर्कर, ये तीनों ने मिलकर किस तरीके से ताकत को खड़ा करने की काम करी। एक तो बात यह है, इस पर बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी मैं कहना चाहूंगा कि इसमें लेनिन बड़ा प्रैक्टिकल, मैं ना वो उनका ये हर टाइम सोचता कि ठोस मुद्दे पे जो थ्योरी का हमारा ठोस मुद्दे से जुड़ना चाहिए। ये पूरे दृष्टिकोण के अंदर एक्चुअली उन्होंने पूरे अपने आप को सोच में परिवर्तन भी किया, और उन्होंने ये भी तय किया कि किसानों का, और इसलिए उन्होंने एक्सेप्ट किया इस बात को, और ये उनका बड़ा डिफरेंस आई कैन कोट कि जिन्होंने कहा कि इट इज नॉट अ मैकेनिक्स ऑफ पार्टी रिलेशनशिप,
कि कोई भी समय में विश्लेषण करने के, पॉलिटिकल विश्लेषण करने का दो तरीका है और दोनों स्तर पे तरीका होना चाहिए। एक तो खाली वर्ग के सोच से, यानी क्या क्लास क्या सोच रही है, क्या करना चाहती है, क्या दिशा में जा रही है, और उसका रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से हो रहा है, यानी बोथ एट द लेवल ऑफ क्लासेस एंड बोथ एट द लेवल ऑफ पार्टीज। इस रिलेशनशिप को समझने के बाद इस दिशा में होनी चाहिए, ये उसकी एक सोच रही है। और इसलिए ये कहना कि डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन से ही लेनिन बदल गया, लेनिन बात में आए, नहीं, एकदम नहीं। उनके यहाँ पे वेरी क्लियर कि देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन। इसलिए स्टालिन कहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट कहता है, ट्रॉट्स्की कहता है कि एक ही लड़ाई होगी, देयर विल बी ए सिंगल कॉम्बैट बिटवीन द ऑटोक्रेसी एंड द वर्कर्स। मैं उसके डेफिनेशन में छोड़ दीजिए कि वो वर्कर्स गवर्नमेंट कहता है कि नहीं कहता है, मैं उसके एक रिलेशनशिप के संदर्भ से कहना चाहता हूं। ट्रॉट्स्की कहता है कि देयर विल बी सिंगल कॉम्बैट, सिंगल, एक ही, जिसे कहते हैं लड़ाई एक ऐसे स्तर पे होगा जहां पे एक ही लड़ाई होगा नोबिलिटी के साथ के, और वहां पे फ्रॉम द वर्कर्स। स्टालिन एक्चुअली इंटरप्रेट्स लेनिन इन अ वेरी बेटर वे। स्टालिन कहता है कि दिस आर टू इवेंट्स इन अ सिंगल चेन, मतलब एक ही कड़ी की दो आयाम है जिसे कहा जा सकता है। एक ही कड़ी की दो आयाम है, एक ही दृष्टिकोण की दो आयाम है, और इसीलिए वो कंटिन्यूटी ऑफ सोच जो थी वो लेनिन का, और इसलिए स्टालिन इस चीज में एकदम, उसके आप यहाँ पे किताबें सब है, उस पर अगर आप पढ़ेंगे, इसमें बड़ा सफाई से इस बात को कहा गया कि दैट इज द पर्सपेक्टिव इस बात पे आ रहा है। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं, इसके बाद से मैं, और इन सभी बातों पे शुरू से लेकर आखिर तक, और इसके बाद भी लेनिन और ट्रॉट्स्की के सोच में कभी भी दोनों ने एक सहमत नहीं थी। मैं कोट कर सकता हूं, पर मैं कोट नहीं करना चाहता हूं, सहमत नहीं थी। इसलिए यह कहना कि हमारी ये जो एक तरीके से ट्रॉट्स्कीवादियों ने पूरे दुनिया भर में भला दिया, और अभी कम्युनिस्ट लोग भी इस पर आ गए हैं कि जैसे कि रशियन रेवोल्यूशन में ट्रॉट्स्की की सोच, वर्कर रेवोल्यूशन की सोच जो थी वो अपने आप में पूर्ण था, परिपक्व था, और बाकी, और एक तरीके से लेनिन इनके सोच पर ये टोटली तथ्य से भी एक डिफरेंस ये रहा है। मैंने कहा इम्पीरियलिज्म का दूसरा डिफरेंस रहा है। अब तीसरा डिफरेंस आ जाते हैं पार्टी के बनाने के संदर्भ में। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि ट्रॉट्स्की कभी भी बोल्शेविक के पार्टी का मेंबर नहीं था। यह भी नहीं जो आप तौर पे कहा जाता है कि लेनिन ने आके बहुत ही बड़े ने अपने विचार को अप्रैल थीसिस में बदल दिया। अगर अप्रैल थीसिस में बदल दिया होता तो ट्रॉट्स्की को तभी पार्टी में जाना चाहिए था। अप्रैल थीसिस में भी नहीं बदल। अप्रैल थीसिस में तो तब तक सभी लोग जानते थे कि अप्रैल थीसिस में लेनिन ने कहा, और ये बात गलत है, स्टालिन ने कभी नहीं कहा। स्टालिन और लेनिन के बीच में, और ये आई एम कोटिंग फ्रॉम द फर्स्ट लीगल कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी, जब लेनिन अभी तक विदेश से रशिया में आया भी नहीं था, स्टालिन ही पहले आया था, और लीगल तब क्योंकि सबको पॉलिटिकल फ्रीडम मिल गया, फर्स्ट लीगल कॉन्फ्रेंस ऑफ बोल्शेविक, उस पर रिपोर्ट करता है स्टालिन। और स्टालिन, ये बात टोटली गलत है। ये डिफरेंस मैं सबको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि हम कोई किसी की पूजा नहीं करना चाहते, हम रियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं। दोनों के बीच में एक था कि द सोवियत इज ए फॉर्म ऑफ डुअल पावर, इस पर कोई दो मत नहीं थी। डिफरेंस इतना था, उस टाइम पे क्या असेसमेंट करना था इसके बारे में अभी भी सफाई नहीं थी। तो स्टालिन ने तब कहा कि हमको क्रिटिकल सपोर्ट टू सोवियत देना चाहिए। क्रिटिकल सपोर्ट मतलब पूर्ण, हमको एक, क्योंकि क्यों कहा था मैं आपको ये भी कह रहा हूं, क्योंकि सोवियत और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सोवियत के अंदर मेंशेविक लोग मेजॉरिटी में थे। मेंशेविक एंड सोशल रेवोल्यूशन, जो बोल्शेविक नहीं थे, यानी कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर नहीं थे, वो लोग मेजॉरिटी में नहीं थे। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट था पूरा साम्राज्य, और क्या कहते हैं, पूंजीवादियों के हाथ में था, उनके पार्टियों के हाथ में था। इस दोनों के बीच में उनके दृष्टिकोण में कोई फर्क नहीं था कि हमको सोवियत को सपोर्ट करना चाहिए, और इसलिए उन्होंने कहा क्रिटिकल सपोर्ट सोवियत। लेनिन बहुत इंपॉर्टेंट कहता है। मैंने कहा ना कि दो इंपॉर्टेंट है, द क्लास रिलेशनशिप एंड द पार्टी रिलेशनशिप। लेनिन्स अप्रैल थीसिस इज वेरी क्लियर, बड़ा साफ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं भी इस अध्ययन के दृष्टिकोण में मैं समझ पाया इस बात को गहराई से। उन्होंने कहा कि डजंट मैटर हु इज इन द सोवियट्स, पार्टी द सोवियत। इंपॉर्टेंट है कि पावर की रिलेशनशिप से वर्किंग क्लास और प्रेजेंटरी और सोल्जर्स का पावर सोवियत के पास गया है, और बुर्जुआजी का पावर प्रोविंशियल गवर्नमेंट में गया है। हम उसको पार्टी की तरह बदलेंगे, लड़ते रहेंगे, मगर पहले तो पावर शुड गो टू द सोवियत। और इसलिए उन्होंने कहा ट्रांसफर द पावर,
he shifted the slogan from critical support to Soviet to transfer of power to Soviet. That was the distinction which is very important. ट्रॉट्स्की इतना कोई बात भी नहीं आता है. मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ट्रॉट्स्की विदेश से आता है, वो हर टाइम मेंशेविक और बोल्शेविक के बीच में झूलता रहता था. उसके पार्टी के बनाने की कंसेप्शन में ही अलग है, वो मैं बात कभी और मौका मिलेगा तो बताऊंगा. मगर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो बीच में झूलता रहता था और आमतौर पे ये मान के चलता था कि वही एक ऐसा आदमी होगा जो मेंशेविक्स को क्रांति की दिशा में लेके आएगा. ये उसकी सोच थी. ये सोच बाहर से वो भी वो ये अप्रैल में आते हैं, वो मई में आते हैं, वो रशिया के अंदर मई में आते हैं. वो इसी सोच के रख के उन्होंने एक नया वहां पे एक पार्टी बना दिया. पहले से ही पार्टी था, वहां पे आके उन्होंने ग्रुप बनाया. लोग ये कहते हैं कि कितने लोग ये भूल जाते हैं कि इसके मई से लेकर अगस्त तक वो बोल्शेविक का पार्ट नहीं था. वो अगस्त में बोल्शेविक पार्टी में आया. पर एक बात जो आमतौर पे लोग भूल, मतलब जिसका विश्लेषण नहीं होता है कि क्या फर्क पड़ गया. फर्क ये पड़ा कि बाय अगस्त सोवियत के अंदर बोल्शेविक का मेजॉरिटी आने लगा था. लाइक अवसरवादी जो लोग होते हैं, हकीकत में ये जरूर था कि वो एक बहुत बड़ा स्पोक्समैन था. ये बात कोई बात शक नहीं है कि ही वॉज द गुड प्रोपोगेटर ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन. और उसने बहुत काम किया उस क्रांति के समय के अंदर. पर वो पार्टी में तब आता है और इसलिए वो पार्टी में कभी भी जोर नहीं था. पार्टी को रेवोल्यूशन के लिए ऑर्गेनाइज भी नहीं किया और पार्टी को कंट्रोल भी नहीं करता था. वो हर टाइम साइलेंट करता था. मैं आपसे ये कहना चाहता हूं और बड़ा इंपॉर्टेंट है इस बात को कहना. वो ही कम्स अगस्त में, जब ऑलरेडी सोवियत में मेजॉरिटी होगी, मेजॉरिटी होने की रुझान आ गई. मेजॉरिटी बहुत जगह पे हो गया. पेट्रोग्राड जहां पे मेन पेट्रोग्राड में तो ऑलरेडी बोल्शेविक्स वर वन. बोल्शेविक 177 सीट्स एंड मेंशेविक 132 और 34 सीट्स ऑन द टोटल जो डेलीगेट्स आए थे. उस समय पर ट्रॉट्स्की कम्स बैक एंड बिकम्स नेचुरली ही वाज अ काफी अच्छा, जिसे कहते हैं बुद्धिजीवी आदमी था, बोलने लायक आदमी था, फियरी स्पीच देने वाला आदमी था, इसलिए उन्होंने उसको चेयरपर्सन बनाया. बट ही वॉज नेवर ए बिल्डर ऑफ द पार्टी. बड़ा इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना. क्यों मैं इसलिए बात को कह रहा हूं कि ये सोच बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लेनिनिस्ट की पार्टी क्या है. लेनिनिस्ट की पार्टी, जैसे आप कह रहे थे, बुद्धिजीवियों का पार्टी नहीं था. शुरू से ही डिबेट था. लेनिनिस्ट की बड़ा इंटरेस्टिंग है. आज लोग बहुत सारे बातें कहते हैं, मगर लेनिनिस्ट का कॉन्सेप्ट ये था कि वो किन का पार्टी था. उसमें बुद्धिजीवी बहुत कम होते थे. वो किन का पार्टी था, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है इस बात को कहना. उनका पार्टी था जो एडवांस, जो हकीकत में मजदूरों में से जो अपने आप को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और वैज्ञानिक दृष्टिकोण दोनों को एक ही जगह पे समावेश करने की जो कड़ी है, वो उसके लिए पार्टी था. इट वॉज एक्चुअली ए मैकेनिज्म ऑफ क्रिएटिंग, जो आप कह रहे थे कि जो ग्राम्स्की ने बहुत बाद में कहा, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स ऑफ द वर्किंग क्लास. लेनिन की पार्टी बोल्शेविक इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट था कि वो एक मजदूरों के जो उनका, इस पर बड़ा इंपॉर्टेंट, इसलिए मेक्स टू डिफरेंट थिंग. मैं इस स्लोगन पे आ रहा हूं. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पार्टी बिल्डिंग एंड विनिंग द मासेस. और ये लेनिन के सोच में बड़ा साफ था कि पार्टी बनाने का मतलब है कि हम उस वर्कर को लेके आए. उस वर्कर को केवल हमारे पार्टी के लाइन को समझाने की बात नहीं, वो लाइन वो उनका काम नहीं है. उस लाइन को समझाने का जो उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए, that he understands and helps in building the deeper understanding. That is, it builds up a notion, a understanding of how an intellectual, a scientific exam, that's why theory building and practical experience was combined in the process of Leninist thought. जबकि जो मेंशेविक और जो पुराने वो लोग थे, उनका ये कहना था कि एवरी ट्रेड यूनियनिस्ट इज ए पार्टी, यानी जो भी प्रैक्टिकल काम करता है उसको पार्टी बनाना चाहिए. नहीं, उन्होंने कहा था कि वो प्रैक्टिकल काम करने वालों में से जो लोग अपने अनुभव को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने के लिए तैयार है, एंड ही इज दे आर रेडी टू डू दैट, दैट इज व्हाट बिकम्स द पार्टी. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इसीलिए द पार्टी वाज प्रिपेयर्ड. अगर वो 20,000 लोग नहीं आए होते, वो पार्टी वाज प्रिपेयर्ड टू विन द मासेस, क्योंकि वो हर सोवियत के अंदर बोल्शेविक पार्टी के लोग थे. सो दे हैड प्रिपेयर्ड ए पार्टी जो एक झटके में 7 महीने में 10 गुना बढ़ जाता है, प्रिसाइसली क्योंकि ये हो सकता था. और इसीलिए ये कहना कि ट्रॉट्स्की आया या लेनिन तो पार्टी का पार्टी था, ट्रॉट्स्की तो कभी पार्टी था, कि ट्रॉट्स्की आया, उसने एक विश्लेषण किया जो बुद्धिजीवियों के दिमाग में होता है कि हमारा विश्लेषण ठीक है और इसीलिए क्रांति हो जाती है.
ये सोच तद्दन गलत थी। और इस चीज में ये पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस पर बहुत डिटेल पे नहीं जाता हूँ। एक आखिरी पॉइंट कहना चाहता हूँ, इसके बाद इस डिस्कशन पे रख सकते हैं कि कोई भी क्रांति सत्ता को हासिल करने की बात है, और सत्ता के हासिल करने में भी और बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल डिफरेंस बहुत था कि सत्ता को हम हासिल करें। और इसमें ट्रॉट्स्की हर टाइम ये मान के चलता था, जो एक पूरा लिबरल एक जिसे कहते हैं बुद्धिजीवियों की एक सोच है कि मजदूर अपने आप में क्रांति कर देगा। ये एक बहुत ही, जो मजदूर नहीं है ना वो सोचता है, हर मजदूर जानता है कितना मुश्किल है एक ट्रेड यूनियन को खड़ा करना, और क्रांति करने के लिए तो बहुत मुश्किल। मगर हर बुद्धिजीवी को लगता है अरे हमारी सोच तो क्रांति हो जानी चाहिए, मजदूर क्रांति क्यों नहीं करते हैं। इसलिए ये जो खाई है, ये खाई बड़ा इंपॉर्टेंट खाई है, एंड दैट इज व्हाट। और इसलिए हर टाइम देखना, आप बुद्धिजीवी जो होते हैं वो हर टाइम स्पॉन्टेनिटी में मानते हैं, स्वतः स्फूर्ति के दृष्टिकोण में ज्यादा रुझान होता है, उनका इंपॉर्टेंस होता है। दे ऑलवेज बिलीव कि स्पॉन्टेनिटी से चीज हो जाएगा। क्रांति, माओ ने भी कहा, इज नॉट ए, क्या बोलते हैं, डिनर पे जाने वाला नहीं, डिनर पार्टी नहीं है। क्रांति इज अ वेरी सीरियस वर्क। क्रांति का मतलब है आप किसी वर्ग से छीनने वाले हो। आप स्पॉन्टेनिटी पे रख दोगे, कौन कब हमला कर देगा, क्या करेगा, क्या मालूम। इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पार्टी एंड स्टाइल, इसमें बड़ा डिफरेंस है। हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? ऑर्गेनाइजिंग द रेवोल्यूशन, ऑर्गेनाइजिंग द मिलिट्री कैपेसिटी। और मैं इस पर बात पे आना चाहता हूं कि पार्टी और हर पार्टी, लेनिन भी स्पॉन्टेनिटी पे मानता था, पर लेनिन कहता कि डोंट डिपेंड अपॉन स्पॉन्टेनिटी। स्वतः स्फूर्ति में आप अपने को खड़ा, आप क्रांति को स्वतः स्फूर्ति के ऊपर आप निर्भर नहीं हो सकते हो। स्वतः स्फूर्ति को हम जीतने के लिए हासिल कर सकते हैं, बट द रेवोल्यूशन एंड द सीजर ऑफ पावर हैज टू बी प्रिपेयर्ड बाय द पार्टी। आपको सोल्जर्स कमिटी में पूरे, और इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पूरे सोल्जर्स कमिटी में बोल्शेविक का पावर था, इसलिए वो उसको टिक पाए। और इसीलिए उन्होंने, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऑर्गेनाइजेशन के ढांचे के रूप में पार्टी का दो मिलिट्री कमेटी थी। बड़ा इंटरेस्टिंग है, पार्टी की अपनी मिलिट्री कमेटी थी, और जो आमतौर पे सभी मजदूरों को लेकर जो सोवियत बनाया गया था, सोवियत की अपनी मिलिट्री कमेटी थी। और दोनों के बीच में डिवीजन ऑफ वर्क भी था, जो एक्चुअली लोग अभी भूल जाते हैं। पहला तो है कि सत्ता को हासिल करना मतलब एक तरीके से सत्ता के जो ताकत है उस ताकत को खत्म करना, और ये तभी हो सकता है जब आपके पास ताकत हो। अच्छा, ताकत को खड़ा करने में स्पॉन्टेनिटी से नहीं हो, जो ये आज की पूरी सोच है कि एक बार हम क्रांति हो जाएगा, अपने आप में हम लोग ताकत हासिल कर लेंगे, आर्मी को खत्म कर देंगे, ये सब बातें बेफजूल है। लेनिन के रूस के क्रांति में कभी नहीं, इसलिए लेनिन ने पार्टी कमेटी ऑफ मिलिट्री कमेटी बनाई, और पेट्रोग्राड सोवियत का अपना मिलिट्री कमेटी था। पेट्रोग्राड का काम था कि उन्होंने क्या किया था कि आमतौर पर, क्योंकि लोगों का है इसको, दिस विल बी द डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन, ये विल डिफेंड द रेवोल्यूशन, नॉट सीज द पावर। इन दोनों में बहुत फर्क है। द पेट्रोग्राड सोवियत मिलिट्री कमिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज टू डिफेंड द रेवोल्यूशन, यानी रेवोल्यूशन होता है या उसके सामने आक्रमण होती है तो पेट्रोग्राड, जिसपे कि जो ट्रॉट्स्की कहता है कि लोग ये कहते हैं ट्रॉट्स्की वाज द लीडर ऑफ द पेट्रोग्राड मिलिट्री कमिटी, ये जरूर बात था, वो प्रेसिडेंट था इसलिए वो होगा ही उसका। पर जो ऑर्गेनाइजर ऑफ द रेवोल्यूशन था, जो रियली प्लान करके लाता है, यानी उसको डिफेंड करने का, उसके ऊपर ऑफेंसिव करने का, उसके ऊपर सीज करने का, ये सब काम पार्टी की अपनी कमेटी और पार्टी के अपने स्ट्रक्चर से चलता था, सोवियत के स्ट्रक्चर से नहीं था। इसलिए ये मैं कह रहा हूं ना कि क्या हर चीज में, इसमें भी लेनिन की सोच ये थी, और स्टालिन की सोच तो थी। स्टालिन उसका ऑर्गेनाइजर था, लेनिन नहीं था उतना, वो हर कमेटी को जानता था। इसके बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, अभी बुर्जुआ हिस्टोरियन ने कहना शुरू करके लेनिन वॉज इन टोटल कंट्रोल ऑफ द पार्टी इन 1917 अक्टूबर। मैं नहीं कह रहा हूं, बुर्जुआ हिस्टोरियन, नए हिस्टोरियंस लोग कहने लगे हैं। तो उनके पास कैसा था, क्योंकि ही वॉज इन द पार्टी कमेटी टू डे कंट्रोल ऑफ ऑल द फोर्स। उसके मालूम था कि कब ऑफेंसिव करना था या नहीं करना था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इवन इन द सीजर ऑफ पावर द डिफरेंस वॉज वेरी वाइड, और इसीलिए ये जो सोच बनी है कि एक तरीके से रूस क्रांति का जो दिग्दर्शक है या उसकी जो सोच है, इससे ट्रॉट्स्कीवादी का एक्चुअल प्रैक्टिकल, इस पर मैं तो अभी जो मैं लिख के कर दूंगा तो आई विल बी वेरी विलिंग टू रियली बैटल इट आउट विद एवरीवन, क्योंकि इट इज सो इंपॉर्टेंट कि ये सोच के कारण से उनके दिमाग में तो यही आता। मैं अभी इस पूरे इतिहास पे नहीं जा रहा हूं कि इसके बाद सोशलिज्म क्यों बना, ये सब बातें कभी और बात करेंगे, पर ये इंपॉर्टेंट, रशियन रेवोल्यूशन से ही इस दोनों का डिफरेंस बहुत ही मैंने कहा 4 बड़े बड़े मुद्दे दिए जो रूस क्रांति, अक्टूबर क्रांति को
जैसे कहते हैं डिफाइन करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको हम तभी कंसेप्चुलाइज कर सकते हैं। और उन कॉन्सेप्ट में हर मुद्दे पर ट्रॉट्स्की और लेनिन के अंदर जमीन आसमान का फर्क था। और स्टालिन लेनिन के मुद्दे को ना केवल स्वीकार करता है मगर उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता है, डिफाइन करता है। बहुत सारी जो मैं कह रहा हूँ वो एक तरीके से उनकी लैंग्वेज में फ़र्क हो सकता है मगर वो कह रहे यही बात है। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि द हेरिटेज ऑफ लेनिन कैनॉट गो टू ट्रॉट्स्की, जो हम सब आमतौर पे कहते हैं, पर हमें उसको एक आइडियोलॉजिकल डिबेट करना पड़ेगा। और ये आइडियोलॉजिकल तभी हो सकता है जब हम कहेंगे कि एक्चुअली ट्रॉट्स्की की सोच ऑफ रशियन रेवोल्यूशन फार फार डिफरेंट फ्रॉम लेनिन। ये नहीं कि स्टालिन, ट्रॉट्स्की और लेनिन, ये बात मैं कह रहा हूं कि दोनों ही रेवोल्यूशनरी थे, बट टू से ट्रॉट्स्की वाज अ लेनिनिस्ट इज अ रॉन्ग थिंग, एंड दैट इज द कोर पॉइंट व्हिच आई एम ट्राइंग टू से। क्योंकि अभी तक हम कह रहे हैं कि ट्रॉट्स्की रेवोल्यूशन में भी नहीं था, वो उससे क्या होता है, लोगों का रुझान हमारे खिलाफ हो जाता है। बट रियलिटी इज दैट ट्रॉट्स्की वाज अ पार्ट ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। और बुर्जुआ वर्ल्ड ने, सभी लोगों ने कहा कि ट्रॉट्स्की बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नेता था। सही बात था, नेता था, पर इसका मतलब नहीं है कि जो सब नेता थे रशियन रेवोल्यूशन में उन सब की सोच स्टालिन और लेनिनिस्ट था। एंड वी हैव टू डिवाइड नाउ दैट डिफरेंस एंड से दैट ट्रॉट्स्की might have been an important contributor and leader of the Russian Revolution, but he was not a Leninist. And Stalin was a Leninist, and that is why he could continue with the heritage of Lenin and build up a socialist society, which might, and some other occasion we'll be able to talk. So I will end here for a further discussion and question. बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक काफ़ी आपने क्लैरिफिकेशन दी है। आपने एक सवाल करें? जरूर जरूर। आपने ये कहा कि लेनिन हैड फुल कंट्रोल। नॉट लेनिन, स्टालिन। यू मेंट स्टालिन, बट आपके मुंह से लेनिन नहीं, स्टालिन। ठीक। कोई सवाल किसी को? किसी को कोई सवाल उठाना है? मैं कोई सवाल उठाइए, आप पूछिए। नहीं पूछ, हाँ उसके बाद पूछ। स्टालिन और ये के विषय में चर्चा करते हुए हम लोगों को थोड़ी जानकारी थी, आपसे बहुत जानकारियाँ मिली हैं। और कि इन जानकारियों के साथ साथ में जो आज का जो युवा वर्ग है, पढ़ लिख रहा है, जो त्रस्त है, इस सिस्टम से त्रस्त है, वो कुछ और चाहता है कि आज के संदर्भ में, आज जो 21वीं सदी के संदर्भ में और स्टालिन के 1953 के डेथ के बाद और वह सस्पिशियस हालत में, हम लेनिन को और अक्टूबर रिवोल्यूशन को 17 से लेकर के हम 53 तक मानते हैं, क्योंकि कॉन्स्ट्रक्शन जो कूच किया है। और सेकेंड वर्ल्ड वार में अगर लीडरशिप अगर स्टालिन को नहीं होती, बोल्शेविक पार्टी नहीं होती, तो हमने काफ़ी उनके 1945 के बोल्शेविक पेपर का मैं उदाहरण भी ले आया हूँ कि जो है विजय के बाद क्या सेंट्रल कमेटी CPOCU की क्या मिली, उसको भी लाया हूँ। और उसके बाद 1952 में लास्ट स्पीच स्टालिन का भी मैं चिंता करता हूँ। और 1953 में वो ख़त्म हो जाते हैं संदेहात्मक अवस्था में, वो तो एक हिस्टोरिकल है। बाकी उसके बाद दुश्मन तो खामोश नहीं बैठेगा ना, साम्राज्यवाद तो खामोश नहीं बैठेगा ना। और उसने काम किया उनके जीवन में भी, और 2,40,00,000 सेकेंड वर्ल्ड वार में जो लोग मारे गए सोशलिज्म को बचाने के लिए, कॉन्स्ट्रक्शन को बचाने के लिए। और उनके पास सामरिक तैयारी भी स्टालिन ने नहीं करी थी, मामूली बात थोड़ा है। और वहाँ से फिर आज की स्थिति जो हुई है 53 के बाद, 56 के बाद, ये जो उसने काम किया साम्राज्यवाद में, अपने न्यू कॉलोनियल एस्पेक्ट में तमाम राज्यों को, देशों को मिला करके समाजवाद के कंसेप्ट को जो पीछे बैक किया है, और आज जनता को कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। अपने शोषण, पीड़न, जालन पड़ी जो जिंदगी तब के जीवन से आज का जीवन और दूर हो गया है, दिखाई पड़। ट्रम्प का भी जिक्र किया है, साम्राज्यवादी कट्टर और नेशन फर्स्ट की बात आ गई है।